नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में 2 हफ्ते बाद वापसी हो रही है। इससे पहले शार्दुल के जरिए आप तक चर्चा पहुंची। हेलो। तो कैसा रहा अनुभव शार्दुल? बहुत ऊपर से दिख रहा है आज अनुभव, हाँ बट अच्छा रहा। आपसे भी बात हुई थी पिछले हफ्ते हाँ, और जो हम शंकाएं जता रहे थे वो लगी भी। खैर, क्योंकि हम लोग गुजरात चुनावों के दौरे पर थे, कवर कर रहे थे चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश, तो इस वजह से अनुपस्थिति थी। और इसके अलावा जो आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं आपको। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं। सतीश जी, स्वागत है। आप तमाम बड़े मीडिया चैनलों में बतौर नेतृत्व की स्थितियों में काम कर चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएल चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी बसंत हैं, बसंत कुमार। बसंत की रिपोर्टिंग आपने गुजरात से देखी चुनावों के दौरान, इसके अलावा भी आप लगातार उनके रिपोर्ट्स और पढ़ते रहते हैं। तो इस हफ्ते जो चर्चा में इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं उनके बारे में शार्दुल आपको जानकारी दें। उससे पहले एक दो छोटी छोटी जानकारियां मैं जल्दी से अपने जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा के श्रोता हैं उनको दे दूं। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो चुनावों से जुड़ा था वो अभी भी चल रहा है। उसमें आप अपना मन मुताबिक राशि का सहयोग करके हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी मदद कर सकते हैं। आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के, न तो कॉरपोरेट, ना पॉलिटिक्स, राजनीति के या सत्ता के किसी भी तरह सरकारी विज्ञापन से मुक्त संस्थान है। हमारे सब्सक्राइबर्स ही इसको चलाए रखने में सहयोग देते हैं। और एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारा वो प्रोजेक्ट होता है जिसके तहत हम तमाम अपनी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स और चुनाव की कवरेज को पूरा करते हैं। तो ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग करें। इस हफ्ते 10 तारीख को, अगले जो आने वाली 10 तारीख है, उसमें एक महत्वपूर्ण आयोजन है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। वो जानकारी आप लोगों को देनी है। एनएल चैट बॉक्स का आयोजन किया जा रहा है 7:30 बजे शाम को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम बातचीत करेगी। तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये जानकारी, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो अगर पूरी न्यूज़ लॉन्ड्री टीम के साथ जुड़ना चाहें, रियल टाइम में उनसे बातचीत करना चाहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूम पर ये मीटिंग होती है, तो चैट बॉक्स से जुड़ सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा उनको। ये एक और जानकारी है। जो हफ्ते की सुर्खियां हैं, शार्दुल एक बार आप हमारे श्रोताओं को दें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली सुर्खी तो आज का हमारा चर्चा का पहला विषय भी है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी चुनावों के परिणाम घोषित हो गए। भाजपा ने गुजरात में अभूतपूर्व विजय हासिल की है और 156 सीटों पर वो विजयी हुए। कांग्रेस का राज्य में ऐतिहासिक रूप से उनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आम आदमी पार्टी की बात तो खूब हुई, लेकिन 5 सीटों पर विजय रही। हिमाचल प्रदेश में लड़ाई कांटे की लग रही थी, लेकिन अंततः कांग्रेस को वहां बहुमत मिला और 40 सीटें उन्हें मिली। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी रही, और हालांकि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितनी अपेक्षा थी, जितनी लोग उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन 15 साल बाद भाजपा एमसीडी में हार गई। बाकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। हर चीज उम्मीद के खिलाफ ही हुई। गुजरात का नतीजा उम्मीद के बाहर चला गया, दिल्ली का नतीजा एमसीडी का उम्मीद से नीचे रह गया। और हिमाचल का उम्मीद से ज्यादा टक्कर वाला रहा। हाँ, और हिमाचल का जरूरत से ज्यादा नेक टू नेक हो गया। तो सब कुछ उम्मीद के खिलाफ ही रहा जी। पर चुनावों के अलावा सुर्खियां कुछ और भी है। पहला, महाराष्ट्र से बेलगावी में महाराष्ट्र के नंबर वाली एक गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसके पीछे कर्नाटका रक्षणा वेदिके नाम की संस्था बताया गया। कर्नाटक रक्षा वेदिके, हाँ। और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा, अब तो नाम अलग अलग करने पड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी। संजय राउत का कहना था कि केंद्र की सहमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद बहुत सारे राजनीतिक बयान आए, बहुत सारे नेताओं ने बयान में, जिनमें शरद पवार भी थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चेतावनी भी दी। जी। इसके पीछे श्रोताओं को अगर जानकारी ना हो, जैसे मुझे भी नहीं थी, बिल्कुल सच बात है, इस घटना से पहले, कि 1956 में जो भाषा के हिसाब से राज्यों की सीमा रेखा खींची गई थी, तो महाराष्ट्र का दावा है कि 865 गांव
जी। उनकी सीमा में होने चाहिए, जबकि कर्नाटका का कहना है कि भाषा के हिसाब से जो सीमा खींची गई थी वो वैसी ही रहनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दूसरी सुर्खी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बुधवार को आरबीआई ने अपना रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया एक बार 35 पॉइंट के ऊपर और 6.25 हो गया है अब ये दर। मई में से लेकर आई थिंक ये 5वीं बार है जब ये दर बढ़ाई गई है। पिछली बार सितंबर में बढ़ाई गई थी। मिडिल क्लास के लिए बहुत बुरी खबर है। जी, आपके ईएमआई, घर और जिस भी चीज की ईएमआई जा रही हो सब महंगी हो जाएंगी अब, श्रोताओं और महंगी हो जाएंगी। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक मैं बता दूं जिसे अगर किसी को ना जानकारी हो, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता दूसरे ऋण को ऋण देता जी, है। और फिर वो हमें थोड़ा बढ़ा कर देते हैं। नोटबंदी का भी सालगिरह अभी गई पिछले महीने। क्या खूबसूरत सालगिरह थी। कोई नहीं मनाया। तो वो कोर्ट में मन रही है, उसी से जुड़ी सुर्खी है। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में हुई नोटबंदी पर कुल 58 अपीलें हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। जी जी। तो सरकार और आरबीआई ने कहा कि कोर्ट 2016 में लिए गए नोटबंदी के निर्णय से रिकॉर्ड पेश करने को कोर्ट ने कहा है, और सरकार और आरबीआई ये दावा करती रही कि ये निर्णय राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण था। तो कई बार क्या होता है जो पॉलिसीज के लेवल पे आपको जो फैसले होते हैं वो बहुत कॉन्क्रीट और तरीके से लिए होते हैं कि टू द पॉइंट, और जो जवाब है सरकार का उसका बहुत वेग है। हाँ, ये सर वेग है। नेशन बिल्डिंग के लिए कोई कह देना, ये केवल कह देना किसी पॉलिसी के लेवल पर, और वो इतनी बड़ी पॉलिसी जिससे इस देश की 1.25 अरब आबादी प्रभावित हुई, वो केवल नेशन बिल्डिंग कह के तहत लिया गया फैसला था। मतलब कितना वेग है। खैर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी है। जी, हाँ। लेकिन अदालत ने भी ये कहा, जो आपने बात रखी ना अतुल, अदालत ने ये भी कहा कि केवल यह निर्णय वित्तीय था, इसलिए अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए और मरे। सोमवार को एडवोकेट जनरल आर वेंकट रमानी ने कहा था कि जनता को जो परेशानियां हुई थी नोटबंदी के दौरान, उसके लिए निर्णय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल कॉमेडी तो एक अदालत की चलती रहती है, पर ये अजीब सी एक और बात है जो कॉमेडी ऑफ एरर नहीं है जी। आपने कॉमेडी ऑफ एरर बोला, मुझे अंगूर पिक्चर याद आ गई। कोई नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह और अमी याग्निक के सवालों का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि 2017 से 2021 के बीच 6,677 गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ, उनका फॉरेन फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जी, और उन्होंने ये भी बताया कि जिन संस्थानों का लाइसेंस रद्द किया गया है वे लाइसेंस रद्द होने के अगले 3 साल तक रजिस्ट्रेशन या फिर से लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी जानकारी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को सोमवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर मेरा विशेष इनपुट रहेगा। अच्छा। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि एक ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोरबी हादसे के अगले दिन जब प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे जी, तो इन्होंने 30 करोड़ रुपए, आरटीआई से जानकारी है कि 30 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए जी। तो वो, और ये एक तरह की फेक न्यूज़ थी, क्योंकि जिस दिन ये उनका ट्वीट आया था वो उस घटना का 27वां दिन था। तो ऐसा तो कोई आज तक मुझे नज़र नहीं आया कि इतनी क्विक सक्सेशन में जल्दी से इतना जल्दी कोई आरटीआई का जवाब आ जाए 27 दिन के अंदर। और उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं खुद ट्रैप होते होते बचा। अच्छा। मैंने हालांकि उसको ट्वीट का कुछ आंकड़े निकाले थे, जो कि केंद्र सरकार ने जो कंपनसेशन दिया था उसका कैलकुलेशन किया तो वो 2,70,00,000 रुपए का था। केंद्र सरकार का जो मुआवजा था वहाँ पर मोरबी हादसे में 2 लाख पर सारे जिन लोगों की मौत हुई थी, तो 135 के हिसाब से करीब 2,70,00,000। तो मैंने उस आंकड़े को रखते हुए कि इतने लोग मर गए, इतना सरकार ने मुआवजा दिया, और कहा जा रहा है कि 30 करोड़ खर्च हो गए सिर्फ प्रधानमंत्री की यात्रा में। लेकिन सडनली आई रियलाइज कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि 27 दिन में आरटीआई का आ जाए। और फिर मैंने 3-4 लोगों से, जहाँ से वो जनरेट हुआ था आंकड़ा, उनसे संपर्क किया। वो गुजरात के 2 जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे वेरीफाई किया कि ये फेक न्यूज़ है और ये किसी ने चलाया है, मतलब किसी आईटी सेल की तरफ से निकला था उस करके। तो इमीडिएटली मैंने उसको बैक ट्रैक कर दिया था। लेकिन ये तो इसलिए मुझे इस घटना के बारे में पता है कि साकेत ने किस तरह से इसको, और साकेत ने अंत तक उसको डिलीट नहीं किया, जबकि ये बात पता चल गई थी। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात हैंडल से ऑफिशियली इसका खंडन आ गया था कि भाई ये फेक न्यूज़ है
और ऐसी कोई आरटीआई या कोई जानकारी नहीं, इसके बावजूद साकेत ने उसको हटाया नहीं। जी, जबकि साकेत खुद आरटीआई काफी एक्टिविस्ट काम एक्टिविस्ट रह करते चुके रहे हैं। हैं। तो इस घटना से जुड़ी छोटी छोटी 2 जानकारियां। उसी शाम पीआईबी ने भी, फैक्ट चेक ने भी ट्वीट किया था कि ये जानकारी झूठी है, और वो खबर लग रही थी गुजरात समाचार अखबार की। तो उन्होंने भी बताया था कि ये केवल हमारा मतलब एक तरह से प्रीव्यू बनाया हुआ इनफैक्ट है। मैंने गुजरात समाचार के एडिटर से ही बात किया था, क्योंकि हम लोग गुजरात में ही थे, जी। उनसे बात किया फिर मैंने कि इसमें क्या सच्चाई है कितनी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई खबर नहीं छपी है, जी। ना ऐसी कोई जानकारी है। तो उन्हें पुलिस ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। और मजे की बात है, उसमें एक अपडेट है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको बेल मिल गई, फिर सेम चार्जेस में अगेन शाम को पुलिस बेल मिलने के तुरंत बाद फिर से रीअरेस्ट कर लिया है साकेत को, अहमदाबाद पुलिस ने। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। मंगलवार को मथुरा में पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक नेता सौरभ शर्मा को 6 दिसंबर को मथुरा ईदगाह में हनुमान चालीसा का आह्वान करने पर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। जिन्हें मालूम ना हो, 6 दिसंबर वही दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। खबरों के मुताबिक सौरभ शर्मा तो गिरफ्तार हुए ही, उनके अलावा 8 और लोग गिरफ्तार हुए हैं जो अलग अलग अपने आप को कोट एंड कोट हिंदू केंद्रित संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सभी हनुमान चालीसा का आह्वान कर रहे थे पूरे शहर में, जो बहुत सेंसिटिव दिन हो जाता है 6 दिसंबर। आखिरी 2 सुर्खियां। केरल के विजिनिज्म में अदानी बंदरगाह के खिलाफ 4 महीने से चल रहे प्रदर्शनों पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध वापस ले लिया। जी, ये उन्होंने विरोध इसलिए रुका क्योंकि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत हुई। उनका दावा है कि अधिकतर प्रदर्शनकारी मछुआरे हैं, और उनका दावा है कि उनकी आजीविका और जीवन पर इस बंदरगाह से बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये प्रमुख रूप से तिरुवनंतपुरम से है। आखिरी सुर्खी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आने वाले दिनों में जो हीट वेव होंगी वो जल्द ही इंसानों के जो जीवित रहने की क्षमता है उसको पार कर जाएंगी। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो ये व्यापार की नज़र से देख रही है, लेकिन ये बात पक्की है कि हीट वेव बहुत ही बुरे होने वाली है। उन्होंने समय सीमा 2030 के आसपास की दी है। जी जी। तो ये तो सुर्खियां थी जो कि शार्दुल ने विस्तार से रखी। चुनाव 3 हुए, 3 चुनावों के नतीजे आए हैं, उस पर हमारी खास बातचीत रहेगी। हमारे साथ वसंत भी इसलिए जुड़े हैं। वसंत ने गुजरात के चुनाव को बहुत लंबे समय तक बहुत विस्तार से कवर किया, गुजरात के कई हिस्सों में घूमते रहे इस पूरे दौरान, और साथ में हमारे साथ बहुत अनुभवी पत्रकार हैं सतीश के सिंह, उनके अनुभव को भी हम देखेंगे। सर, ये जो नतीजा आया है, पहले तो हम गुजरात के नतीजे से एक बार बात करें अगर, तो इस नतीजे की व्याख्या आप कैसे करेंगे? क्योंकि कोई पार्टी है जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात दे रही है, और सिर्फ मात नहीं दे रही, कोई ऐसा नहीं कि उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लिया है। फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार और स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया है। 156 सीटें आई हैं 182 में से भारतीय जनता पार्टी के। आप इसको कैसे, मतलब कोई बदलाव की बात नहीं, कोई नहीं, इतना संतुष्टिदायक कोई शासन आपको कभी नजर आया भारत के उसमें, इसके मुकाबले लेफ्ट का बंगाल शासन छोड़ इसके 2-3 पक्ष है। अगर आप हमारी बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। वहां पर मैंने ये बात कही थी कि ये रिकॉर्ड की तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां पर गुजरात में बढ़ रही है, तो ये पब्लिकली मौजूद है, और ये सब एग्जिट पोल से बगैर पहले। जी जी जी। तो मुझे ये अंदाजा था कि वहां रिकॉर्ड बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी। मैं 1980 से ये भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखते आया हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा, जनता विद्यार्थी मोर्चा, वो सभी देखा है कि कैसे वो प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी में किस तरह से आह्वान करके किस तरह से मोबिलाइज करते हैं। और तो वो मुझे लग रहा था कि जैसे ही ये गुजरात का चुनाव अलग किया गया हिमाचल प्रदेश से, एक, और दूसरा कि ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उन्होंने अपने गृह प्रदेश जहां के दोनों धरती पुत्र हैं वहां डेरा डाला हुआ है, और अंत समय में 100 किलोमीटर के लगभग का अगर कोई रोड शो देश का प्रधानमंत्री करता हो। दूसरा कि एक पार्टी ऐसा लगता है जो चुनाव में खड़ी तो ही लेकिन लड़ी ही नहीं,
कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा जी हूँ, जी जी। और एक पार्टी ऐसा है जो दिल्ली का ताज उनके हाथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से चुनाव प्रचार सिर्फ और सिर्फ वो गुजरात में कर कर रहे रही थे। थी। तो जो शतरंज और बिसात थी वो भी बीजेपी के फेवर में थी, चुनाव का शेड्यूल था वो भी उनके फेवर में थी। और अब गुजरात में ये सोचना भी सपने के बराबर होता कि वहां भाजपा हार भी सकती है, जबकि हमने ऐसी बात कही थी कई जगह कि देखिए, जब हम लोग ये सोचते हैं कि भाजपा एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही है, तो भाजपा वाले रिकॉर्ड बनाने की सोचते हैं। ये उनका एक ट्रेंड रहा है। आप कहिए तो 2014 की भी बात मैं कर सकता हूँ, उसमें भी अचानक से आने लगा 270 का, तो वो अपना स्केल बढ़ा देते हैं। और धरती पुत्र जब अब धरती पर उतर जाए और गुजरात का राज कहा जाए देश में चल रहा हो, गुजरात अस्मिता, गुजरात मॉडल, आदि आदि आदि, और सामने एक के मुकाबले दो हो, कांग्रेस हो जो 27% के वोट लेके आई है, और आप पार्टी ने लगभग 13% वोट ले लिया। जी जी। तो ये तो एकदम आदर्श सिचुएशन है कि जिसमें भाजपा रिकॉर्ड बना सकती थी, और उसने ये रिकॉर्ड बना दिया। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। मैं बस इसमें एक और सवाल आपसे जोड़ना चाह रहा था कि एक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो डिक्लाइन है वो दिख रहा है कि उनका 41.5% था, वो 27 पे आ गया, और एक नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की 13% के साथ, तो वो दिख रहा है कि जो इसमें बंटवारा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर को अगर देखें हम, तो वो 48.5% से 53% करीब 5-5.5% का इजाफा फिर भी दिख रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि तीसरी पार्टी की एंट्री हुई या कांग्रेस पार्टी के वोट बटे तब ऐसी ये स्थिति हुई है। बीजेपी ने अपना पिछला परफॉर्मेंस को सुधारा ही नहीं, बहुत आगे ले गई है। जब समूचा अमला उतर जाए, वहां पर कैंप कर दे, गुजरात मॉडल लेबोरेटरी में, हिंदुत्व की लेबोरेटरी में, जहां पर एक एंटी मुस्लिम, मैं कहूंगा, एक फीलिंग बनाई गई है ओवर द इयर्स, तो फिर बाकी जो मुद्दे रहते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो सबसे जो निर्णायक चीज थी मेरे ख्याल से, जो हमें समझ में आती थी कि भाई आज आप ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव करा लीजिए, वो कहिए कि प्रधानमंत्री की दावेदार है, बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जो धरती पुत्र का होता है। और सामने एक पार्टी ऐसी है जो मुख्य चैलेंजर थी, वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो मैं अगर चाहता भी हूँ कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं और वोट देने जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, या तो नहीं जाऊंगा, जो कि दिखा वोटिंग परसेंटेज के डाउन होने में, और जाऊंगा तो जो अपना वोट व्यर्थ करने के बजाय है, मैं 2 वोट और बढ़ा दूंगा भारतीय जनता पार्टी में। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का 50% प्लस का एक टारगेट इस देश में, तो उसमें क्या है कि जिस तरह से रोड शो वगैरह हुआ और उसके बाद जो लाइनें लगी उस दिन, लास्ट रोड शो के दिन, जी जी, तो आप उस समझिए कि वो सब प्लस पॉइंट थे, एडिशन थे। और भाजपा ऐसे नतीजे लाती भी, कांग्रेस के खिलाफ तो ऐसे उनके नतीजे आए हैं पहले भी। आप अगर इसी से एकदम सिमिलर आप चीज देखिए, तो आपको राजस्थान में एक बार का चुनाव का दिखेगा असेंबली में, जहां कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19 सीटें आई थी, 19। जी जी। तो ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा। और आज मैं अभी अभी आपके पास आने से पहले जी जी, अशोक गहलोत को सुन रहा था, तो अशोक गहलोत कह रहे थे कि ये कोई चुनाव में जीतना हुआ क्या, जहां देश का पूरा जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 3-4 महीने से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, और क्या उनके संसाधनों का मुकाबला आप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम, परेशानी और का अंतर बताता है कि एक पार्टी अपने चुनाव को कितना सीरियसली लेती है और दूसरी पार्टी का टॉप लीडरशिप जाता ही नहीं है चुनाव में। वो यात्रा जोड़ो जैसी दूसरी प्राथमिकताओं में व्यस्त रहता है, भारत जोड़ो यात्रा। तो ये चुनाव के साल में आप इस तरह का अगर वो कर रहे हैं, तो आपको बहुत लॉजिकल, कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूरी सवालों के जवाब देने होंगे ना जनता को। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली आप चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं, यही आपके सारी प्रासंगिकता का मुद्दा है, बायस है। तो फिर कैसे कांग्रेस पार्टी केवल ये कह के कि भाई प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, 20 केंद्रीय मंत्री आ गए और तमाम अमला आ गया, ये कह के अशोक गहलोत अपना पिंड नहीं बचा सकते।
देखिए विपक्ष इंचार्ज तो थे और लड़ेगा। उनकी, देखिए वो इंचार्ज थे वहां के, और कुर्सी खतरे में भी लगी हुई है उनका राजस्थान में, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा जवाब तो देना था, नंबर एक। नंबर दो, हम्म। जनता ने तो जवाब कांग्रेस पार्टी को दे ही दिया है। वो तो ठीक बात है। जनता ने ही जवाब दे दिया है। और मैं देखिए, मेरा एक थोड़ा सा नजरिया दूसरा है। ये शुरुआत से ही क्लियर था कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपना कुछ बचा खुचा पैसा भी लगाने नहीं जा रही है। वो चुनाव उस ढंग से नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हम लोग के देहात में एक कहावत चलती है कि गोईठे में घी डालना, गोईठा में घी सुखाना। घी सुखाना। उनको ये लग रहा होगा कि वहां 10-5 रुपया भी खर्चा करना व्यर्थ है, तो कुछ भी करके हारते ही। तो इन्होंने ये सोचा कि देखा जाए कि ऐसे ही कितना वोट मिलता है, तो जनता ने दिखा दिया। अब उनकी जो रणनीति बिल्कुल पहले से ही साफ थी। भाई आप देखिए, तो राहुल गांधी ने वहां पर सभा एड्रेस किया, और उसके 1 या 2 दिन के भीतर ही उनका भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई थी। ये भी चर्चा थी कि शायद न जाए। तो उन्होंने उस गुजरात को, हमको लगता है, बहुत सीरियसली ले लिया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप कहते हैं नॉन सीरियसली, मैं कहता हूँ बहुत सीरियसली ले लिया। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ये था, लेकिन जनता के स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको जनता ने बता दिया है। ये गुजरात का जो चुनाव है, मैं इसको एक वन ऑफ लेके चलता हूँ, अलग गुजरात का। ये गुजरात एक टेस्ट केस था, मॉडल केस है, भाजपा के लिए भी था। क्योंकि अब तो कहते थे सारे चर्चाओं में कि अगर आप क्या सोचते हैं, अगर भाजपा गुजरात हार गई मतलब देश हार जाएगी, ये पक्की बात है। पूरा मोदी मॉडल, मोदी का एकदम ये उनके लिए भी, उनकी छवि के लिए भी बहुत डैमेजिंग था। तो अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से, नए लीडरशिप के साथ, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जल्दी राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि एक चीज हम ये भी तो देख रहे हैं कि गुजरात से ही जुड़ा हुआ हिमाचल रहा। ऐसा नहीं कि आप हिमाचल को आप अलग करके हिमाचल से, गुजरात से देख सकते हैं। क्योंकि हिमाचल में चुनाव हुआ, उसके साथ गुजरात को डिलिंक किया गया, तभी ये साफ था कि कांग्रेस ने साफ कर दिया वो हिमाचल में चुनाव लड़ रही है। और हिमाचल में बहुत लंबे समय बाद कि कांग्रेस पार्टी को एक विधानसभा में सफलता मिली है अपने बल। तो इस बार तो 1-1-1 हो गया ना, 1-1-1 हो गया। एक बीजेपी, एक कांग्रेस पार्टी, और दिल्ली का एमसीडी, वो आप तो मैं आपके लिहाज से थोड़ा और एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, और फिर यहाँ पर हमारे साथ 2 साथी हैं, उनको इस चर्चा में जोड़ूंगा। बस संक्षेप में, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जो प्रदर्शन किया, और जो लड़ते हुए नजर आई है लोगों के मुद्दों पे, चाहे अपने नेताओं के साथ, कम से कम विपक्ष की जो भूमिका होती है कि आप सड़कों पर दिखें, आप मुद्दों को लेकर सरकार को घेरें, वो भूमिका में कांग्रेस नदारत थी। और कांग्रेस के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि उसके नेता सड़कों पर उतरने के लिए नहीं जाने जाते, 5 साल के आखिर में चुनाव लड़ने आते हैं। आम आदमी पार्टी ने वो उस स्पेस में काफ़ी अच्छा एक उपस्थिति दर्ज कराई है, 13% वोट हासिल किया है। अगला गुजरात के चुनाव की बात अगर हम करें, अभी बहुत जल्दबाजी है, क्या किस तरह से करवट लेगा, उस बीच में कई और चुनाव हैं अभी। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेते हुए गुजरात में नजर आती है अगले 1-2 सक्सेसिव चुनावों के बाद? देखिए, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा पूर्वानुमान होगा, वो कह नहीं सकते अभी कि कैसे राजनीति करवट लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें आप गुजरात से भी कांग्रेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। नंबर एक, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात, सारे तीनों चुनाव इस बार जुड़े हुए थे। तो आप ये देखिए कि हिमाचल में आप पार्टी के न लड़ने से मुझे लगता है कांग्रेस जीत गई, न लड़ने से जीत गई कांग्रेस। साफ और कांग्रेस के न लड़ने से दिल्ली में जो है आप अपना इज्जत बचा। आप समझ लिए 12% वोट घट गया उनका, और कांग्रेस का 8% विधानसभा से बढ़ गया। अगर ये दोनों थोड़ा प्ले अप होता दोनों जगह, तो हिमाचल भी कांग्रेस हारती, बीजेपी जीत जाती, और दिल्ली में भी बीजेपी जीत जाती अगर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव होती तो। अब बात, आपने एक सवाल किया है गुजरात में आप क्या करेगी आगे तक। देखिए, आप पार्टी ने अभी तक क्या किया है कि आइडिया ऑफ इलेक्शन पर चुनाव लड़ा है। आइडियोलॉजी के आधार पर अभी तक उनका कोई क्रिस्टलाइजेशन है नहीं, कहीं भी नहीं। तो तात्कालिक रूप से तो हो सकता है वो भाजपा को भी मात दे दें, तात्कालिक रूप से। लेकिन जो ओवरऑल होता है उसमें उनकी बहुत अभी कमी है।
कमी है वो आइडिया ऑफ इलेक्शन से है कि फ्रीबी के आधार पर कुछ बोल के कुछ प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी से वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उनको कास्ट कम्युनल क्वेश्चंस में अपने आप को थोड़ा क्रिस्टलाइज करेंगे। और कांग्रेस जो है अब तक लग रहा था और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये सब आइडियोलॉजी की पार्टी रह गई है, आइडिया ऑफ इलेक्शन में वो बहुत पीछे हट गई। तो ये अभी आपको देखना पड़ेगा जी जी कि कैसे आप पार्टी आगे बढ़ती है, कैसे कांग्रेस और अभी सब लोग कहते हैं ना कि ये बीजेपी वर्सेस ऑल है, कांग्रेस मतलब मोदी वर्सेस ऑल है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस वर्सेस ऑल। अगर आप पूरे देश में देखिए तो दिस इज कांग्रेस वर्सेस ऑल। बढ़िया से अगर इसका चलिए इस पर हम विश्लेषण थोड़ा करें। सा अभी आएंगे। पहले मैं गुजरात के नज़रिए से, क्योंकि बसंत भी हमारे साथ है और शार्दुल भी। बसंत, आपने पूरा गुजरात के कई हिस्सों को इस दौरान कवर किया। जिस तरह का माहौल था, एक मोटा सेंस सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। फिर भी ऐसा क्या लगा जो आपको चौंकाता है कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, चाहे भाजपा के लिहाज से, चाहे कांग्रेस के लिहाज से, चाहे आपके लिहाज से? भाजपा जीतने वाली थी, बहुमत अच्छे से आने वाला है, मुझे लग ही रहा था। ग्राउंड पे हम लोग मिले थे तो मैंने बताया था, मुझे लगा था 120 के ऊपर जाएगी, 120 130, पर 155-56 आना बहुत बड़ी बात है। हैरानी मुझे आम आदमी पार्टी के सूरत के परफॉर्मेंस को लेकर हुई है। सबको लग रहा था, मुझे भी एज ए रिपोर्टर, मैं जब सूरत में था तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे अच्छा होगा। मैंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा भी। आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे दूसरे, संजय सिंह वहाँ एक सप्ताह रहे थे और 6-7 सीटें थी, 4 सीटें थी, चाहे वो जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया कतरगाम, उसके बाद अल्पेश कथीरिया का बराछा रोड और उनके मुख्यमंत्री का, और ये तमाम सीटें वो हार गए। और जहां लोग खुल के बोल रहे थे, लोग अरविंद केजरीवाल ने वहां पर कैंपेन काफी लंबा किया, कई दिनों तक वहां रुके। रोड शो जब अरविंद केजरीवाल का वहां हो रहा था तो दिल्ली के एक रिपोर्टर और हम दोनों चल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नहीं लग रहा है इसे देख के कि दिल्ली में कोई कैंपेन हो रहा हो? ऐसा माहौल था, घरों पे महिलाएं। लेकिन वो सारी सीटें और हारे नहीं हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया लगभग 50,000 वोटों से हारे हैं। अल्पेश कथीरिया जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे वो पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है और अल्पेश खुद पाटीदार आंदोलन में एक बड़ा चेहरा थे। 14,000-15,000 वोटों से हारे हैं। मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो थे वो 18,000 वोटों से हारे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जो टॉप लीडरशिप थी उनकी, वो हारी है, वो मुझे थोड़ा हैरान करता है कि ये कैसे। हम लोग भी आखिरी दिन जो चुनाव कैंपेन का था, उस दिन बराछा रोड में बहुत बड़ी जनसभा अरविंद केजरीवाल ने की थी और सूरत के 5 विधानसभा के विधायक वहाँ पर मौजूद थे, अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया और 3 और लोग। और वहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि लोगों के अंदर आपको लेकर एक तरह का उत्साह है, आकर्षण है, लेकिन नतीजों में वो दिखा नहीं। बाकी दूसरे हिस्सों से उनकी सीटें आई हैं, सौराठ से आई ज़्यादातर। बाकी जगहों पे लोग भाजपा के खिलाफ बोलने से डरते हैं। गुजरात में ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन सूरत में नौजवान जिनसे मैं पूछता था कि पूरे गुजरात में तो कोई खुल के बोल नहीं रहा, आप लोग इतने क्यों बोल रहे हैं, तो वो लोग ऑन कैमरा जो कुछ भी मतलब गाली देने के अलावा सब कुछ बोल दे रहे थे। फिर भी ये स्थिति रहेगी इनके तमाम, वो सूरत जहाँ से उनकी उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ कहा भी था कि सूरत वालों, आपने मुझे पहली बार मौका दिया, इज्जत बचा लेना, सारी सीटें जिता देना। और नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। और कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत हुई वहाँ पर? कांग्रेस ने का जो परफॉर्मेंस, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी मैदान पे। एक सीट था जहाँ पे कांग्रेस काफी अच्छा करके हारी है, वो सूरत ईस्ट है, जहाँ पे वो आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, आरोप लगा कि अपहरण हो गया और उनका टिकट वापस हो गया। वहाँ पे कांग्रेस ने अच्छा किया और लग रहा था वहाँ जीत जाएगी, पर वहाँ भी बड़ी चालाकी से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो मुस्लिम थे, और तो कम से कम 7 मुस्लिम निर्दलीय लड़ाया गया था ताकि वोट बट जाए, तो वो भी सीट हार गई कांग्रेस। तो एक वही सीट था जहां कांग्रेस दिख रही थी। सूरत में आप सर देखेंगे भाजपा के 2000, कांग्रेस के 2000 से 5000 के बीच में मैक्सिमम ज़्यादातर सीटों पे वोट आए हैं, 2000 से 6000 इस तरीके से सूरत में। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था आपसे बसंत, की जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का सपोर्टर बेस माना जाता था, जो आदिवासी इलाका है गुजरात का, उसमें कांग्रेस और आपकी परफॉर्मेंस और बीजेपी की परफॉर्मेंस का क्या हिसाब किताब रहा? डेडियापाड़ा में मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जीती है एक सीट। हाँ, और छोटू बसावा जो बीटीपी के थे वो खुद हार गए। हाँ। बीटीपी का तो पत्ता ही साफ हो गया पूरा।
जो डेडियापाड़ा है, इस बार जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस भाजपा ने अपनी पहुंच बना ली है। जो डेडियापाड़ा है वहाँ से जो चेतर बसावा जीते वो आम आदमी पार्टी के सीट पे टिकट पे जरूर लड़े थे, पर उनकी अपनी आइडेंटिटी है, मतलब वो किसी से भी लड़ते हाँ, तो जीत ही कि वो गांव में जहाँ पे मैं कल भी बात कर रहा था, जहाँ सड़क नहीं पहुँची है वहाँ चेतर बसावा पहुँचे हुए हैं। और बीटीपी के जो महेश शर्मा जो हेड हैं वो पिछली बार वहाँ से चुनाव जीते थे, इसलिए जीते थे क्योंकि चेतर ने वहाँ बूथ मैनेजमेंट सब देखा था। तो वो और कई जगहों पे मतलब जहाँ पे पिछले बार और मुझे एक रिपोर्टर बता रहे थे कि भाजपा ने जिन जगहों पे उनकी मजबूत पकड़ नहीं थी या हार गए थे लास्ट ईयर जब 77 सीटें कांग्रेस की आ गई थी, वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की है और कई जगहों पे परिणाम दिख भी रहे हैं कि जो क्षेत्र जैसे सौराष्ट्र कर रहा हूँ, सोमनाथ का इलाका हो गया या आदिवासी बेल्ट हो गया, वहाँ भाजपा ने इस बार ठीक ठाक सीटें निकाल ली है। छोटू बसावा का हारना भी एक वैसे ही। शार्दुल, नतीजों के बाद आपको जो देखा आपने, सतीश जी ने भी बहुत विस्तार से बात की और बसंत ने बहुत सारे सीट वाइज अपनी ग्राउंड की रियलिटी हमारे सामने रखी। आप इस नतीजे को कैसे देखते हैं? गुजरात के बाद हम थोड़ा हिमाचल पे भी बात करेंगे, तो पहले गुजरात और एमसीडी पे भी करेंगे। जी, हाँ, जी। पहले गुजरात। देखिए, गुजरात में बहुत सारी चीज़ें अभूतपूर्व जैसी हैं। पहली बात कि कांग्रेस ने जो ये हम आपको याद होगा जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की बात की थी तो मैंने जिक्र किया था कि ये जहाँ चुनाव है वहाँ से निकल नहीं रही। तो उस नीति का आज आपको रिजल्ट दिखाई देता है, क्योंकि जैसा आपने कहा जनता चाहती है वो आप लड़ते हुए दिखें तो, और आम आदमी पार्टी ने दिखाया। केवल संसाधन सब कुछ नहीं होते, आपका जिसे जीवटपन कहते हैं ना भाई, आप लड़ने की मद्दा तो दिखाएं, वो साहस तो दिखाएं कि हम सामना करेंगे, बाकी देखा जाएगा, जनता हमारे साथ है चाहे जितनी भी हो। वो कोई जनता मतलब कोई सत्ता का सामना सड़क पे उतरने का काम इसलिए थोड़ी करता कि हमारे साथ इतनी प्रतिशत जनता जब आएगी तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो तो जीरो से शुरू होता है। वो तो आपको शुरू करना पड़ेगा, जो लोग आएंगे वो साथ आते जाएंगे। जाएंगे। जैसा बसंत ने कहा, मैं उस पर एक कमेंट जरूर करना चाहता हूँ। आमतौर पर शहरी और ग्रामीण मतदाता के मानसिकता में अंतर हमें दिखता है, जो गुजरात में बहुत ज्यादा डिफाइंड है, कि आप भले ही नाराज हैं सरकार से, प्रशासन से, लेकिन आपकी प्रायोरिटी मत डालते समय क्या होती है जब आप उस वोटिंग बूथ में पहुंचते हैं। तो जो सतीश जी ने बात कही कि देखिए मोदी जी वहीं से हैं, तो वो एक तरह से अपने खुद के प्रतिनिधि का, आप अपने बच्चा भी कह सकते हैं धरती का जी, तो उसकी भी बात आ जाती है। और इसीलिए चाहे किसी और की रैली में या अरविंद केजरीवाल की रैली में कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वो मोदी जी से ज्यादा कम से कम गुजरात में तो नहीं हो सकती। एक दो छोटी छोटी बातें, अगर आप आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत देखें तो उन्हें बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत जो मिला है वो मिला है 18 से 22-23 साल वालों में, और उनका मत प्रतिशत अब 13% पहुंच गया। तो उन्हें अब ये नहीं कह सकते, एनालिसिस आ गई है, थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी रात तक। आप ये नहीं कह सकते कि अब वो सिर्फ उन्होंने वोट काटे, क्योंकि देखिए आप 10% अगर किसी राज्य में पार कर गए तो आपके पास अब अपना वहां बेस है खड़ा करने के लिए। और ये बात तो आप मानकर चलिए, और ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने तेवर नहीं बदले तो वो अब साफ हो जाएगी। क्योंकि वो एक जो बात अकाट्य सत्य की तरह कहते थे कि नहीं, कांग्रेस का तो खड़ा हुआ 39-40% का बेस है, खत्म हो गया। वो तो वो साफ हो गया। दूसरा, इसमें एक पेचीदा भी नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही 18 से 23 वाले अगले इलेक्शन तक 28 के हो जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी का जो प्रोस्पेक्टिव कैचमेंट एरिया है वो बढ़ेगा। तो वीडियो वाला हिस्सा चर्चा का यहीं पर हम रोकेंगे, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी और आप इस पूरी पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।